नमस्कार, YouTube चैनल में आपका स्वागत है। हम 10th क्लास के टॉपिक देख रहे थे जिसके अंदर हमारा पहला लेसन हो गया था, उसके 5 वीडियो बने हैं। अब आता है हमारा दूसरा लेसन संघवाद। संघवाद। अब देखिए, हमने जो पहला लेसन पढ़ा आप इसको एंड तक देखें और यदि आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। देखिए, हमने पहला पार्ट जो देखा था उसके अंदर टॉपिक था सत्ता की साझेदारी। और सत्ता की साझेदारी का मैंने आपको बताया कि जब शासन की शक्तियों को अलग अलग अंगों में बांट दिया जाए और वो अंग आपस में मिलकर शासन कार्य करें तो कहलाता है सत्ता की साझेदारी। वैसा ही आंसर इसका मतलब आएगा, यानी कि संघवाद या संघात्मक शासन व्यवस्था से तात्पर्य या अभिप्राय। तो इससे अभिप्राय क्या है कि जब देश या राज्य की समस्त शक्तियों का विभाजन किया जाए, किसमें? राज्यों में। किसमें किया जाए? राज्यों में, या राज्यों के साथ केंद्र में राज्यों में शक्तियों का विभाजन किया जाए, या तो राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन किया जाए या केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन किया जाए, तो उसको नाम दिया गया है संघवाद। संघवाद व्यवस्था के अंदर शक्तियों का विभाजन किया जाता है। इसके लिए केंद्र और राज्यों के मध्य क्या हो सकता है? टकराव हो सकता है। इसलिए किसकी व्यवस्था की गई है? संविधान की व्यवस्था की गई है, यानी कि लिखित प्रावधान होना जरूरी है। तो इस संघात्मक व्यवस्था के अंदर संविधान होता है और संविधान से सीधे शक्तियां प्राप्त करता है राज्य और केंद्र सरकार, यानी कि राज्यों में और केंद्र सरकार में शक्तियों का बंटवारा किया जाता है। राज्य अपने क्षेत्र के अंदर स्वतंत्र होते हैं, अपने क्षेत्र में क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं, और केंद्र सरकार अपने क्षेत्र में क्या होती है? स्वतंत्र होती है। इसे नाम दिया संघवाद, यानी कि वह शासन व्यवस्था जिसमें देश की शक्तियों को राज्यों में और केंद्र सरकार के अंदर बांट दिया जाता है और सीधे संविधान से ये अपनी अपनी शक्तियां प्राप्त करते हैं और अपने अपने क्षेत्र में स्वतंत्र होते हैं। इसको नाम दिया है संघवाद। क्या नाम दिया है? संघवाद। तो संघवाद की हम परिभाषा देखें, क्या परिभाषा हो सकती है? इसकी परिभाषा देखते हैं। देखिए, परिभाषा देखिए इसकी। इस शासन व्यवस्था में देश की समस्त शक्तियों का विभाजन संघ सरकार और राज्य या प्रांतों के मध्य होता है, यानी कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार, दोनों ही सरकारें। अब दोनों सरकारें कौन सी? केंद्र सरकार, राज्य सरकार संविधान से ही शक्तियां प्राप्त करती हैं, यानी कि सीधे इनको शक्तियां कहां से मिलती हैं? संविधान से मिलती हैं, प्राप्त करती हैं और अपने अपने क्षेत्र में क्या होती हैं? स्वतंत्र होती हैं। इस व्यवस्था को हम कहेंगे संघवाद या संघात्मक व्यवस्था। संघवाद या संघात्मक व्यवस्था, यानी कि वह शासन व्यवस्था जिसमें देश की शक्तियों का विभाजन केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के मध्य कर दिया जाता है। दोनों सरकारें अपने अपने क्षेत्र में स्वतंत्र होती हैं और इन्हें जो शक्तियां मिलती हैं वो कहां से मिलती हैं? संविधान से सीधी शक्तियां प्राप्त होती हैं। इसको कहेंगे संघवाद या संघात्मक शासन व्यवस्था। अपना पूरा लेसन इसी के ऊपर आधारित है। इसके समान ही अपना दूसरा टॉपिक है, तो ये हो गया आपका। इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। संघात्मक या संघवाद व्यवस्था क्या है? चलो अब इसका दूसरा टॉपिक देखते हैं। वो तो थी संघवाद या संघात्मक व्यवस्था। अब आती है एकात्मक व्यवस्था या एकात्मक शासन, या क्या लिख सकते हैं? एकात्मक शासन। अब ये जो है ये उसका उल्टा है। संघवाद के अंदर शक्तियों का विभाजन केंद्र सरकार और राज्य सरकार में होता है, जबकि एकात्मक शासन व्यवस्था के अंदर समस्त शक्तियां किसके अधीन होती हैं? केंद्र सरकार के। किसके अधीन होती हैं? केंद्र सरकार के या संघ सरकार के। संघ सरकार के।
अब इस व्यवस्था के अंदर संविधान लिखित हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि इसमें शक्तियों का बंटवारा नहीं किया गया है, केवल शक्तियां सीधे केंद्र सरकार के अधीन है, तो टकराव वाली स्थिति तो उत्पन्न होती नहीं है। फिर भी देखो, दोबारा देखो इसको एक बार। एकात्मक शासन व्यवस्था, संघात्मक की उल्टी, यानी कि इसके अंदर समस्त शक्तियां केंद्र सरकार और राज्य सरकार के अधीन है, यानी कि इसके अंदर सारी की सारी शक्तियां किसके पास आएंगी? केंद्र सरकार और संघ सरकार, यानी कि एक ही बात है, केंद्र सरकार। इसमें समस्त शक्तियां एक ही इकाई से चलेंगी, यानी कि सारी शक्तियों का स्रोत केवल एक ही इकाई होगी, और वो कौन सी है? केंद्र सरकार। कौन सी है? केंद्र सरकार। यानी कि इस व्यवस्था में शक्तियों का विभाजन नहीं किया जाता है, सारी शक्तियां केंद्र सरकार के पास होती हैं। अब भारतीय शासन व्यवस्था की बात करें तो भारतीय शासन व्यवस्था एकात्मक भी है और संघात्मक भी है। एकात्मक भी है और क्या है? संघात्मक भी है। यानी कि भारत में कुछ प्रावधान ऐसे हैं जो सारी शक्तियां किसको देते हैं? संघ सरकार को या केंद्र सरकार को। कुछ प्रावधान ऐसे हैं जो शक्तियों का बंटवारा केंद्र और राज्यों के अंदर करता है, जैसे संघ सूची के विषय और राज्य सूची के विषय, दोनों में सही है। संघ सूची के विषयों पर कानून बनाएगी केंद्र सरकार, जैसे कि बैंकिंग, मुद्रा, विदेशी मामले आदि, वो हम आगे के टॉपिक में और देखेंगे, पहले हम इसका अर्थ देख रहे हैं। और राज्य सूची के विषय आपको पता ही है, राज्य पुलिस, राज्य प्रशासन की व्यवस्था। तो इस प्रकार से भारत का शासन व्यवस्था एकात्मक भी है और संघात्मक भी है, वो भी हम बाद में देखेंगे। पहले इसका अर्थ देखो आप। एकात्मक शासन व्यवस्था यानी कि वह शासन व्यवस्था जिसमें शक्तियों का विभाजन नहीं किया जाता है, सारी शक्तियां केंद्र सरकार के पास होती हैं, और इस व्यवस्था के अंदर संविधान लिखित भी हो सकता है और अलिखित भी हो सकता है। अब इसका अगला टॉपिक आएगा वो संघात्मक और एकात्मक शासन व्यवस्थाओं में अंतर और इनकी विशेषताओं का आएगा। इसमें हम इतने रखेंगे, संघात्मक शासन की विशेषताएं और एकात्मक शासन की विशेषताएं। इसकी परिभाषा मैं और लिख देता हूं आपको। हाँ, तो देखो एकात्मक शासन व्यवस्था की परिभाषा देखो आपको कैसे लिखनी है। एकात्मक शासन उसे कहते हैं जिसमें संविधान के द्वारा, संविधान हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, कोई खास बात नहीं है, संविधान के द्वारा राज्य की संपूर्ण शासन शक्ति केंद्र सरकार में निहित होती है। यानी कि पूरे देश की शासन व्यवस्था किसमें निहित होती है? केंद्र सरकार में, केवल एक ही इकाई के पास होती है, वो तो होता है एकात्मक, और जिसके अंदर शक्तियों का बंटवारा केंद्र सरकार, राज्य सरकार में कर दिया जाता है, तो वो होती है संघात्मक व्यवस्था, निहित होती है। और सारे राज्यों में शासन की एक ही इकाई होती है, संपूर्ण देश के लिए एक सी शासन व्यवस्था होती है, जैसे ब्रिटेन, इटली, जापान, जर्मनी, चीन। चीन के अंदर साम्यवादी कम्युनिस्ट सरकार बनती है, यहां पर एक ही पार्टी यानी कि एक दलीय व्यवस्था है। ब्रिटेन के अंदर संविधान जो है वो लिखित नहीं है, संविधान जो है वो लिखित और निर्मित नहीं है, लिखित और निर्मित नहीं है। ब्रिटेन का संविधान मौखिक है। तो ये इसका उदाहरण हो गया। अब ये हो गया एकात्मक। अब यदि आपको ये टॉपिक अच्छा लगता है तो इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वही क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम की दृष्टि से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब इसका अगला टॉपिक आएगा, वो आएगा एकात्मक और संघात्मक शासन व्यवस्थाओं में अंतर और उनकी विशेषताएं। केवल इनका सारों का क्वेश्चन केवल एक ही टॉपिक में आ जाएगा, पूरा का पूरा सार। तो तब तक धन्यवाद।